भगवान शिव की पूजा के लिए भी ओम नमः शिवाय और ओम शांति, वहां आप अपना जो व्यवहार है उसको देखिए। किसी घटना को किस तरह आप प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या आप ओम शांति का जो श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, कितना उसमें ठीक उसका उल्टा विरोधाभास है। कहां है शांति? सारी दुनिया आए निवेश करे, क्या है वो माहौल उत्तर प्रदेश में? क्या यही वो देश की सबसे सर्वोत्तम और उत्तम कानून व्यवस्था है? अगर है तो आप बाजा बजाओ। देश की जनता इस व्यवस्था चलाने वालों का 2024 में बाजा बजा देगी। मैं आप जिस आप एक जनप्रतिनिधि हैं और आपके ऊपर चार्ज गैंगस्टर का लग जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते। यही हमारे देश का असली लोकतंत्र है। किसी के विरुद्ध भी कोई आरोप लगाया जा सकता है। जब आरोप लगाया जाएगा तो विवेचना के माध्यम से आरोप के समर्थन में क्या साक्ष्य संकलित हुए, उस साक्ष्य के आधार पर चार्जशीट प्रेषित की जाती है। न्याय की क्या उम्मीद है? न्याय पे तो हमारे देश की स्वतंत्र न्यायपालिकाएं ही तो देश के लोकतंत्र को अभी संभाले हुए हैं। तमाम तरह की आशंकाएं और तमाम तरह की चीजें सामने आती हैं, लेकिन आशा की किरण अगर कहीं अभी भी है तो न्यायपालिका में तो अभी भी दिखाई दे रही। मतलब आप जो भी न्याय, देखिए, लोकतंत्र के तीनों स्तंभ में से एक स्तंभ का मैं भी सदस्य हूं। मैं भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की हैसियत से 5 बार जन विश्वास प्राप्त करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य रहा हूं और गाजीपुर के लाखों लाख जनता का जन विश्वास हासिल करके 14वीं लोकसभा और अब 17वीं लोकसभा में भी लाख के अधिक अंतरों से चुनाव जीत करके मैं निर्वाचित हूं। तो मेरे नाम का भय है, आतंक है जनता में। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि जनता जिसे खुद ही अपना नायक चुन रही है, जनता जिसके ऊपर अपना विश्वास पिछले 40 सालों से, उसके बाद भी अगर कहीं से कोई ऐसा मेरे विरुद्ध है तो हम विश्वास करते हैं कानून में, संविधान में, लोकतंत्र में। हमारे विरुद्ध कोई मामला है तो उसका परीक्षण कोर्ट में हो और परीक्षण के अनुसार जो न्याय के सामने, न्यायालय के सामने जो साक्ष्य है उसके अनुसार न्याय हो। अदालतें बनी हुई हैं, जिस अदालत में ट्रायल हो रहा वो, उसके ऊपर अपील की अदालत, दोनों पक्षों को, अभियोजन पक्ष को और हमारे पक्ष को भी, ये हमारे कानून में, संविधान में ये व्यवस्था है कि जो संतुष्ट नहीं होगा निर्णय से वो ऊपर की अदालत में जाएगा और उसके ऊपर की भी अदालतें हैं। उसी लिए सांसद जी, एक बड़ा वाकया अभी प्रयागराज में हुआ और जो तीनों शूटर थे वो बांदा जेल में ही मिले थे एक दूसरे से, और वहीं पे आपके छोटे भाई विधायक, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी भी हैं, और आप लोगों ने सरकार से और कोर्ट में भी दी हुई थी अर्जी उनकी जान के खतरे की। तो इस पर क्या टिप्पणी है आपके पूरे शूटआउट? देखिए, किस तरह से देखिए? आप पूछ रहे हैं, आप एक सीनियर और गंभीर पत्रकार हैं। ये एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदु पर आपका सवाल तो ठीक है, वो सुर्खियां बटोरेगा, लेकिन कितनी शालीनता है आपके पूछने की भाषा में और कितनी विभत्सता होती है उसको प्रस्तुत करने की भाषा में। शब्द बदल दिए जाते हैं, पूछते ही भड़क गए। कि भड़क जाना क्या होता है? ये जोड़ने वाले जो शब्द, किसी तो पहले से नजरिया बनाना कि इसकी
पिंटू पे पूछा जाएगा, उसको अपने तरफ, तो उसमें अच्छा है कि इस तरह के विषयों में न बोला जाए, क्योंकि जो हमारे देश की यह जो चौथा स्तंभ कहे जाने वाली यह मीडिया है, ये माने या न माने, इसकी साख को बट्टा लगा है। मतलब क्या, जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं आप, मैं कह रहा हूं, आप ही के द्वारा प्रसारित किया जाता है। देश की सर्वोत्तम कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, परिंदा पर नहीं मार सकता। आप ही सारे दुनिया को आमंत्रित करते हैं, उत्तर प्रदेश यहां पिन ड्रॉप है, सब आए निवेश करें। सारी दुनिया को, सारे देश को आप आमंत्रित करते हैं, निवेशकों को। शांति ही शांति है। और यह कैसी शांति है? एक तरफ जहां प्रातःकाल व्यवस्था है, भगवान शिव की पूजा के लिए भी ओम नमः शिवाय और ओम शांति, वहां आप अपना जो व्यवहार है उसको देखिए। किसी घटना को किस तरह आप प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या आप ओम शांति का जो श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, कितना उसमें ठीक उसका उल्टा विरोधाभास है। कहां है शांति? सारी दुनिया आए निवेश करे, क्या है वो माहौल उत्तर प्रदेश में? क्या यही वो देश की सबसे सर्वोत्तम और उत्तम कानून व्यवस्था है? अगर है तो आप बाजा बजाओ। देश की जनता इस व्यवस्था चलाने वालों का 2024 में बाजा बजा देगी। मैं आपसे बता रहा हूं कि षड्यंत्र तो हो रहे हैं, अब हुए हैं, अब होते रहेंगे, लेकिन ईमान इस बात का है कि मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला। और दिन जब तय हो जाएगा तो घटनाक्रम सपने में भी किसी ने न सोचा रहा हो, घट गया। अनहोनी है जो घटना हुई उनके साथ, लेकिन अगर इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो आप भी हो, मैं भी हूं, ये सारी स्क्रिप्ट सब पहले से तैयार थी। इतने शानदार वो वेपन जो मिले, और वो 3 ही मारे हैं। हमें तो कोई बता रहा था कि 5 लोग शूट किए, 3 के लिए ये भूमिका थी, जैसे सबके काम बांटे गए थे, उनमें 3 के लिए ये भूमिका थी। उनका ये रोल था कि तुम लोग जल्दी जल्दी जय श्री राम का नारा भी लगाना और सिलेंडर भी करना, और जब वो गिरे पड़े हों मरणासन स्थिति में, तो दौड़ दौड़ के उनके ऊपर भी फायर भी करना, ताकि जल्दी जल्दी फिल्म भी बना के दिखाया जाएगा यही तीनों हैं, यही तीनों। और एक के सिपाही 2 आदमी को अखबारी में ऐसे पकड़े जैसे कबड्डी का मैच खेल रहा हो। तो ये अभी जो असली उसमें जो शूट करने वाले थे, ये तो तीनों थे ही, इसके अलावा भी थे। ये जांच का विषय है कि उस समय, उस दिन किसके जिम्मे कानून व्यवस्था थी। देश के वरिष्ठतम वकील ने कहा है, एक हत्या अतीक अहमद और उनके छोटे भाई अशरफ की हुई, और दूसरी हत्या कानून व्यवस्था की हुई। और आज ही मैं देख रहा था, इस पर भी किसी दार्शनिक ने आज ही कहा है कि वो जो जनाजा था वो अतीक अशरफ का जनाजा ही नहीं था, वो हमारे देश की कानून व्यवस्था का जनाजा था। हमें शर्म ना आए, हम बेशर्म हैं। हमें बेशर्म बनाने के लिए आप ही लोग हैं। हमारी बेशर्मी को भी आप हमारी उपलब्धि बताते हैं। अरे साहब, आप तो बाप रे बाप, इसी तरह बाजा और गाजा बजता था रावण के अहंकार का भी, कंस के अहंकार का भी। इसी तरह का जब भी
सत्ता की ताकत पर इस तरह की घटना को कोई न्याय कहता है तो कहीं ना कहीं ऊपर सबका भी मालिक बैठा हुआ है, हर हुकूमत का हाकिम भी बैठा है। यह राजनीतिक व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं तो बयान किसका आएगा? किसी का बयान नहीं आ रहा। आप जाके पूछते हो प्रोफेसर राम गोपाल यादव से, आप जाके पूछते हो माननीय अखिलेश सिंह यादव से, आप जाके पूछते हो जिससे आप पूछना चाहते हो। नहीं, लोगों ने सुरेश खन्ना से पूछा, गिरिराज सिंह से भी पूछा, बहुत सारे सब लोगों से पूछा, सब लोग बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं अपनी विफलता को, किसी की विफलता को आप उपलब्धि बता दो। आप ही तो आंकलन कर रहे हो कि इसका फायदा मिलेगा कि नहीं। मरवाओ, अगर फायदा मिल रहा मरवाने से, फायदा मिल रहा लोगों के घर गिराने से, अब तो पता 24 में लगेगा। इसका राजनीतिक लाभ आगामी लोकसभा में मिलने वाला है किसको? अब इसका आपको लगता है कि राजनीतिक लाभ नहीं, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाओं का राजनीतिक लाभ न लेना है और न उस पर हमें चर्चा करना है। इसकी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। या तो हम कहें कि हम व्यवस्था बनाने में अक्षम हैं। मेरा मकसद किसी को गाली बकना नहीं है, लेकिन जिसको आप एक अच्छी चीज के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, बच्चों के सामने, महिलाओं के सामने जो दृश्य आप टीवी में परोस रहे हो, एक अनजाना सा तनाव, एक अनजाना सा वातावरण में टेंशन, खौफ, ये किसके लिए पैदा कर रहे हो? अपने देश के लोगों में तनाव पैदा करना, ये किस समाज ने? लेकिन आपको, आपका चैनल कहिएगा इसी में चल रहा। आप जब तक हेडिंग नहीं लगाएंगे कि अगला नंबर मुख्तार का। मैंने कल एक पत्रकार बंधु से कहा था, यह बात आपने हमसे पूछी धमकाने के लिए, या ये बात आपने पूछी कि किसी की कॉन्स्पिरेसी में आप सम्मिलित है इसलिए आपको पता है, या ये बात आपने हमसे कही इसलिए कि अमुक व्यक्ति ने हमको ऐसा करने के लिए बताया है? तो आप बताइए। ना नहीं नहीं, हम कुछ नहीं ऐसा। तो ऐसा नहीं तो ऐसा सवाल क्यों? अब उस कहानी पुरानी और चली तो जल्दी से मुख्तार का नाम जोड़ दिया जाए और थोड़ी आगे बढ़ेगी। 15 तारीख की स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी, दिन की घटनाक्रम क्या होगा और रात का घटनाक्रम क्या होगा। 5 जिले की फोर्स गाजीपुर में बुलाई गई थी जिस दिन आपका फैसला आना जी, और दिल्ली के मीडिया के लोग आए थे, मेरा इंटरव्यू लेके गए हैं। पटना आ गया था, लखनऊ आ गए थे, बनारस से आ गए थे। आप गाजीपुर के प्रेस के लोग हो, आपकी संख्या 10-20 रही होगी, लेकिन वो 50-100 थे। हम तो हर तारीख पे जाते हैं। मैं तो सड़क छाप आदमी हूं, एक गाड़ी लेके चला जाता हूं, 4 लोग बैठते हैं बस। कोई बता रहा था कि आप जो है वो अपने सामान लेकर आए थे गाड़ी में, कि आपको शायद अब फैसला जब सुनने जाता है तो आदमी जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उसके लिए तैयार होकर जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम इस पे तो संतोष कीजिए कि मेरे जैसा आदमी है जो न्यायपालिका में आरोप का विचारण हो और निर्णय का स्वीकार हो। पसंद नहीं आए तो भी उसकी आलोचना नहीं करूंगा, उसकी अपील करूंगा। पूर्वांचल की सियासत में अफजाल अंसारी एक बड़े नाम। अब आप कहां चल रहे हैं इस पे? मैं आपसे एक छोटी सी चीज ये पूछना चाहूंगा कि आगामी लोकसभा में आप क्या देख रहे हैं कि अगली सरकार किसकी आने वाली है, क्या होने वाला है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मूल मुद्दे पे आप आए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की बात अगस्त में करूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव की असली पटकथा किस तरह से सेना बनेगी ये अगस्त में तय होगा। अगस्त से पहले देखते रहिए जो दृश्य दिखाई दे रहा है
उसमें कुछ असली भी है और कुछ नकली भी है। लेकिन बाकी देश के ज्यादातर हिस्सों में 5 प्रदेशों में तो चुनाव चल रहे हैं। अभी कुछ प्रदेशों में चुनाव हुए। हिमाचल प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी नारा देती है कि हिंदुस्तान से कांग्रेस विहीन भारत बना देंगे, विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जमी जमी सरकार, ये नड्डा साहब वही के हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गाजीपुर आए थे, ये हिमाचल प्रदेश के ही हैं। आप अपना प्रदेश नहीं बचा सके। ये देश में नारा दे रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन हिमाचल में वो नारा दे दिए सब कि भाजपा मुक्त हिमाचल, और हिमाचल में उनकी सरकार बन गई। 4 में चारों एमपी इनके थे। अब शायद बोहनी भी ना हो इनकी। कर्नाटक में चुनाव चल रहा, आपने ही सी वोटर का सर्वे पेश किया है, देख लीजिए उठा करके। कांग्रेस पार्टी अपने दम पर 128-130 सीट जीत रही। जेडीएस अलग से 20 से 30 सीट जीत रही, और भारतीय जनता पार्टी के औकात 62 से लेकर और 75 के बीच आपके सर्वे में। असलियत तो इससे भयंकर है। वो कर्नाटक जहां 28 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें 26 सीट अकेले मोदी जी के कैंप में थी। उसी तरह की परिस्थितियां राजस्थान में हैं। 25 सीटें पार्लियामेंट की हैं वहां, इस साल चुनाव हो रहा। 25 में 25 भाजपा की थी। आगे बढ़िए, मध्य प्रदेश 29 सीट है, 29 में 28 सीटें भाजपा के पास थी 2019 में। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, जहां जहां चुनाव हो रहा सारी सीटें इनके पास थी। अब क्या होने जा रहा? अब इन 5 राज्यों में जहां चुनाव चल रहा है, जहां इनके पास 97 लोकसभा की सीटें थी, अब 27 लोकसभा की सीट भी नहीं आएगी। क्या लगता है 200 के अंदर सिमट जाएंगे? अब मुझे लगता है कि 60 सीटों का तो घाटा अभी इन 5 राज्यों में जहां चुनाव होगा इसमें हो जाएगा। इसके बाद बड़े राज्य बचे हुए हैं। महाराष्ट्र है, 48 में 42 सीटें इनके पास थी, और आज की स्थिति में डबल फिगर पहुंचना मुश्किल है। अगर गडकरी साहब के लिए कोई दरिया दिली दिखा दिया अपने अहंकार में भाजपा नेतृत्व के लोगों ने, तो 5 सीट भी जीतना इनको महाराष्ट्र में मुश्किल हो जाएगा। वही परिस्थितियां बंगाल की हैं। 18 सीटें इनके पास थी, 2 सीटों में सिमट जाना है। बिहार में 40 सीटों में 39 इनके पास थी। जो हालात बिहार के दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह प्लेटफॉर्म बना है, अंडर 5 स्कोर हो जाए। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है? उत्तर प्रदेश में अभी तो हम कहते हैं 80 सीट है, 81 सीट भाजपा के खाते में लिख दीजिए। इससे ज्यादा तो नहीं, 66 तो पहले ही मिली हुई है, इस बार 81 लिख दीजिए। लेकिन कहां का घाटा पूरा करेंगे यूपी से? कर्नाटक का घाटा, ये महाराष्ट्र का घाटा, ये राजस्थान का घाटा, ये बिहार का घाटा, ये बंगाल का घाटा, कहां का घाटा? मतलब आपके कहने के अनुसार आज की डेट में मेरा कहना है कि अगस्त में वो तस्वीर सामने आएगी कि ये सब कुछ काम नहीं आएगा। सर अगस्त में ही क्यों? अगस्त क्रांति, अगस्त भारत के राजनीति में किसी क्रांति के लिए एक सबसे शुभ मुहूर्त अगस्त को माना गया है, और हमारे उत्तर प्रदेश में और खास तौर से पूर्वांचल में अगस्त क्रांति के लिए एकदम, आपको मालूम है देश में क्रांति बाद में हुई, देश आजाद हुआ 47 में, और उत्तर प्रदेश का ये पूर्वांचल 42 में 18 अगस्त को झंडा उंडा कांग्रेस का लहरा दिया और ब्रिटिश हुकूमत का झंडा जला दिया। चलते चलते सर एक अंतिम सवाल, 29 तारीख को फैसला आना है, तो उस दिन अफजाल अंसारी कोर्ट में मौजूद रहेंगे? एकदम रहेंगे, और टीका टिप्पणी आपसे भी कृपा पूर्वक अनुरोध है, ये फैसले को लेकर टीका टिप्पणी मत कीजिए।
जो चीज सामने आएगी उसको खबर बनाइएगा। ये तरीका गलत है कि आप भविष्य को खबर बनाना चाहते हैं। आप बना लो, कयास लगा लो, लेकिन हमारे मुंह से कहलवाओ, ये कतई उचित नहीं।